तो चलिए अब पढ़ते हैं ईडियम्स के बारे में, मुहावरों के बारे में, कुछ फ्रेजेस के बारे में। ईडियम्स हमारे मुहावरे या फ्रेजेस कह लीजिए, एग्जाम्स में आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें समझेंगे। बहुत तरह के ईडियम्स हम देखने वाले हैं। पहला ईडियम है आपके पास यहाँ पे, अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब क्या होता है? देखिए, अंगूठे के नीचे, कहने का मतलब आप हिंदी लिटरल मीनिंग आप अगर निकालें तो क्या कहेंगे? अंगूठे के नीचे। अब अंगूठे के नीचे का क्या मतलब हो सकता है? कि किसी को आपने कंट्रोल में कर रखा है, किसी को आपने दबा रखा है, किसी को आपने सब्जुगेट कर रखा है। मीनिंग है अंडर समवंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल के अंडर, है ना, आपने मतलब डोमिनेट कर रखा है। एग्जाम्पल देखिए, मीना इज अंडर हिज थंब, शी विल ओबे एनीथिंग ही सेज। मीना जो है उसके अंडर, इसके कंट्रोल में है, पूरी उसके कंट्रोल में है, इसलिए वो सब कुछ ओबे करेगी, जो कुछ भी वो कहेगा। देखिए, है ना, अंडर हिज थंब मतलब इसने उसको कंट्रोल कर रखा है। क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। जो मैं कहूंगा, जैसे मैं कहूंगा, मुझे लाके दिया जाए, दिया जाए। अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज थंब। नेक्स्ट ईडियम है हमारा, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, इसका क्या मतलब होता है? एक तरफ पत्थर है, रॉक है, और एक तरफ हार्ड प्लेस, समझ लीजिए चट्टान है ना। तो एक तरफ पहाड़ है, चट्टान है, और एक तरफ पत्थर है। कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो भी सर फुटेगा, इस तरफ जाएंगे तो भी सर फुटेगा। मतलब बिटवीन टू डेंजर्स, अनेबल टू मेक अ डिसीजन। फंस गए हैं आप, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए हैं, दो डेंजर के बीच में है, दोनों मतलब निकलते हैं। या तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए हैं कहने का मतलब, और दूसरा आप किसी भारी डेंजर में हैं, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, इधर भी चट्टान है, इधर भी चट्टान है, मतलब फंस गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, हैविंग टू चूज आइदर स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग। लो, तो मतलब या तो बंजी जंपिंग करो या तो स्काई डाइविंग करो, दोनों ही इक्वली एडवेंचरस है, इक्वली क्या है, डर लगता है। एक तरफ भालू है, एक तरफ चट्टान है ना। अब जाएं इधर या उधर, अनेबल टू डिसाइड, दोनों ही तरफ खतरे हैं। अनेबल टू डिसाइड, दोनों ही तरफ खतरे हैं, इधर भी मुसीबत, इधर भी मुसीबत। समझ में आ गया? बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। नेक्स्ट ईडियम है आपके पास, कम ऑफ। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स मतलब उड़ते हुए रंगों के साथ निकलना, उड़ते हुए रंगों के साथ निकलना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब आपको किसी चीज में, कोई काम में, किसी काम में आपको विजय हासिल हो गई है। क्या हो गया है? विजय हासिल हो गई है। मतलब आप किसी काम में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज व्हेन यू कॉल कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, उड़ते हुए रंगों के साथ खिल खिल कर आना। तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे आप इसको यूज करेंगे। रवि केम ऑफ द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, वो एग्जाम में बहुत अच्छे से सक्सीड कर गया। ही केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब कहने का मतलब है जहां पे भी आप ये फ्लाइंग कलर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है वो सक्सीड कर गया। किसमें? एग्जाम में। कौन सा उद्देश्य था यहाँ पर? एग्जाम था। तो कम ऑफ द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक फ्रेज की तरह भी तो बन रहा है। ईडियम क्या है? फ्रेज क्या है जिसमें, जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है, लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, उसी को तो कहते हैं इडियोमैटिक फ्रेज। तो वैसे ही है, ये इडियोमैटिक फ्रेज है। तो इसको कम, केम बोल सकते हैं। दैट इज वाई आपका एग्जाम, जो भी आपका जो जिसके बारे में बात होती है, चाहे नाउन होता है, वो हमेशा मिडिल में आ जाता है। देखेंगे और समझेंगे। टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, जीत कर घर आना, सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स हमारी फीमेल होती है, ड्रेक हमारा मेल होता है। दैट्स इट। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब क्या है? बुद्धू की तरह एक्ट करना, मतलब उल्टे सीधे खेल खेलना। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, नाम ही फुलिश सा है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब बहुत बुद्धू की तरह, फुलिश की तरह, बेवकूफों की तरह
एक्ट करना, बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना। जैसे 3 डक्स क्या कर रहे हैं, 3 डक्स एंड ड्रेक्स खेल रहे हैं, बुद्धू जैसी हरकतें कर रहे हैं, कोई पानी में लौट रहा है। तो इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे डक्स एंड ड्रेक्स को यूज करोगे आप, देखिए। अम्मू वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स एट दी पार्टी। वह पार्टी में अम्मू क्या कर रही थी, वो डक्स एंड ड्रेक्स खेल रही थी। ये किसी गेम का नाम नहीं है, मतलब वो गधों की तरह एक्ट कर रही थी। इसको क्या हो गया यार, ये तो एकदम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहा है पार्टी में। मतलब क्या कर रहा है, ये डक्स एंड ड्रेक्स प्ले कर रहा है ना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ईडियम है आपके पास, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, बाय द हॉर्न। मतलब क्या है, बुल को कैसे लेना, उसके हॉर्न से लेना, उसके सींगों से, सींग। तो उसके सींग ही जो है सबसे खतरनाक होते हैं, पूरे बुल के बॉडी पार्ट में सबसे खतरनाक कुछ होता है तो दैट इज सींग। उसके हॉर्न्स जो होते हैं, उसी से, वही उसका वेपन है, उससे वो किसी को भी मार सकता है जान से। तो कहने का मतलब, किसी बुल को जो इतना अग्रेसिव नेचर में होता है, किसी बुल को उसके हॉर्न से लेना, मतलब उस प्रॉब्लम को डट कर सामना करना, डायरेक्टली सामना करना। डायरेक्टली आपने उसके हॉर्न्स ही पकड़ लिए हैं। बुल को एक मुसीबत की तरह देखा गया है और हॉर्न्स को देखा गया है कि आपने उसको डट कर सामना किया, डायरेक्टली सामना किया उस प्रॉब्लम का। टू फेस द प्रॉब्लम्स हेड ऑन, सीधा माथे पे रख दिया आपने प्रॉब्लम और फिर उसको, उसका सामना किया आपने। टू फेस द प्रॉब्लम हेड ऑन, डायरेक्टली सामना, हेड ऑन मतलब आपने डायरेक्टली सामना किया। एग्जाम्पल में देखिए, सोनिया डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स व्हेन शी गॉट टू नो दैट शी विल हैव टू आंसर हर टीचर्स। सोनिया ने डिसाइड किया टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब सोनिया ने डिसाइड किया कि अब मैं डायरेक्टली फेस करूंगी। जब उसे पता चला कि उसे अपने टीचर्स को जवाब देना पड़ेगा, तो उसने डिसाइड किया ठीक है, हम भी इसका जवाब देंगे। हम क्या करेंगे, मैं टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, मैं बुल को हॉर्न से पकड़ूंगी। कहने का मतलब मैं बुल को हॉर्न से पकड़ूंगी। देखिए फाइट चल रही है, डायरेक्टली मुसीबत का सामना किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है आपके पास रेन, कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ता बिल्ली की बारिश होना। व्हाट डज इट मीन, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या है, जैसे कुत्ते बिल्ली बहुत ज्यादा तेजी से लड़ते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के लड़ते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं जब तक इनमें से कोई एक या तो मर नहीं जाता या तो भाग नहीं जाता डर के। तो टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है टू रेन हेविली, मतलब झम झम करके भारी वर्षा होना, भारी वर्षा होना। रेन तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, वर्षा। कैट्स एंड डॉग से मतलब समझ जाइए कि बहुत ज्यादा हो जाना, मतलब जैसे लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है कैट और डॉग में, वैसे ही बारिश हो रही है, हेविली बारिश हो रही है, हेविली बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए कुत्ते बिल्ली क्या है, बारिश में पानी की जगह कैट्स एंड डॉग्स रेन कर रहे हैं। बेचारा छतरी लेकर गया है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब भारी भरकम झमाझम बारिश होना। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ साइक्लोन इन द अरेबियन सी, there was a cyclone in the Arabian Sea and it was raining cats and dogs at my place, and it was raining cats and dogs at my place। मतलब वहां पर साइक्लोन आ रखा था अरेबियन सी के पास, और मेरी जगह पर मतलब मेरे घर के पास इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब साइक्लोन आ रखा था अरेबियन सी में और हेवी वर्षा हो रही थी, बहुत भारी रेनफॉल हो रही थी, डाउनपोर हो रहा था। कहाँ, मेरी जगह पर, मेरी प्लेस में, मेरे स्टेट में, है ना। समझ में आ गया। द फ्रेज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट इडियम है आपके पास, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हो गया, हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हो गया, हेवन मतलब जन्नत, आपका क्या हो गया, स्वर्ग, है ना। हेवन जहाँ पे
जो अर्थ के रीच में नहीं है, जो अर्थ के रीच में नहीं, कहने का मतलब हेवन है कि जो आप लोगों के रीच में नहीं है, जो हम लोगों के रीच में नहीं है, हम नॉर्मल लोगों के रीच में नहीं है, मॉर्टल लोगों के रीच में नहीं है, और अर्थ मतलब ज़मीन हिला देना, तो मतलब जो हमारे रीच में नहीं है वो भी हमने हिला दिया, और ज़मीन जिस पर हम है वो भी हमने हिला दिया। मतलब ऐसा काम कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, उसमें जान लगा दी आपने, अपनी जान उसमें पूरी झोंक दी। तो झोंक दी तो फिर क्या होगा, वो तो काम होना ही है। टू मेक अ हाई एफर्ट टू डू समथिंग, किसी काम में अपना पूरा प्राण लगा देना, अपनी पूरी सांसें उसमें लगा देना, खून पसीना एक कर देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। आपने क्या किया, हाई एफर्ट, टू मेक हाई एफर्ट टू डू समथिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए, राजू डिसाइडेड टू मूव हेवन एंड अर्थ इफ इट मेंट ही कुड गेट इनटू द क्रिकेट टीम। राजू ने क्या डिसाइड किया कि वो धरती और आसमान एक कर देगा, धरती और आसमान एक कर देगा। हिंदी में समझें अगर इस चीज का मतलब, तो क्या कहने का मतलब है, धरती और आसमान एक कर देना। हिंदी में तो, हिंदी में भी तो ये सब मुहावरे हैं, बट कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं। तो हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ। कहने का मतलब क्या है, राजू ने डिसाइड किया कि वो ज़मीन और आसमान दोनों हिला के रख देगा। अगर इसका मतलब ये होता है कि उसको क्रिकेट टीम में जाने को मिलेगा तो वो सब कुछ एक कर देगा। हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ को हिला के रख देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट ईडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या है, गलत पेड़ के पास जाके भौंकने लगना। आपको भौंकना था उस पेड़ के पास जाके, आपको काम करना था उस पेड़ पे जाके, बिल्ली लगी है वहां पर, आपकी बिल्ली पहुंच गई उस वाले पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर। आपने अपने डॉगी को भेजा कि जा टॉमी उस बिल्ली को वहां से भगा, है ना, और उसको वापस लेके घर में आओ। तो वो गया है आपका डॉग, और उस पेड़ की बजाय दूसरे पेड़ पर उसने गिलहरी देख ली और दूसरे ट्री पर भौंकने लगा। दूसरे ट्री पर भौंकने लगा तो क्या कह रहा है, ईडियम बन गया, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब काम करना था कुछ, आप गलत राह पे निकल चले हो, ये मंजिल नहीं है, आपको जो काम चाहिए था उसके लिए ये वाला काम नहीं करना है, आप गलत काम कर रहे हो। मतलब गलत मिस्टेक के सेंस में नहीं है, गलत किस सेंस में है कि आपको जो काम करना था वो नहीं कर रहे हो, आप उसकी जगह पाथ आपने अलग चूज कर लिया है, आप गलत रास्ते पहुंच गए, जरा वापस यू टर्न लीजिए और जाइए। कहने का मतलब वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग और रॉन्ग पाथ टू मेक अ रॉन्ग चॉइस। मतलब गलत जगह पर आकर आपने अपनी चेंचें शुरू कर दी। कहने का मतलब प्रियल वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री व्हेन एवरीवन न्यू दैट रघु वॉज एक्चुअल कल्प्रिट। अब देखिए कितना अच्छा से समझ में आ रहा है सेंटेंस के थ्रू। प्रियल वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जो प्रियल थी वो गलत पेड़ पर जाके मतलब भौंक रही थी। कहने का मतलब क्या है कि वह क्या कर रही थी, गलत इंसान पर पॉइंट आउट कर रही थी। प्रियल वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री व्हेन एवरीवन न्यू दैट रघु वॉज द एक्चुअल कल्प्रिट। तो कहने का मतलब जब सबको पता था कि रघु ही मेन कल्प्रिट है, तो प्रियल उधर जाके क्या कर रही थी, किसी और पर चिल्ला रही थी, किसी और को ब्लेम कर रही थी, किसी और को कल्प्रिट समझ रही थी। तो शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, करेक्ट, शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देखिए यहाँ पर तो है नहीं बिल्ली, यहाँ पे चले हैं या महाशय पता नहीं किसको भौंकने, और यहाँ पर है बिल्ली, सोच रही है इसको क्या हो गया आज, वाई इज ही बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। चलिए नेक्स्ट ईडियम है आपके पास कीप वन एट बे। मतलब कीप समवन एट बे, कीप समवन एट बे, बे मतलब दूरी बना के रखना। तो किसी को किसी चीज से दूर करना, दूरी बना के रखना। कहने का मतलब कीप वन सेल्फ एट बे,
किसी चीज से दूरी बना के रखना, मतलब टू कीप अ डिस्टेंस विथ समवन, किसी से दूरी बना के रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। रवि डिडंट लाइक सुरेश एटीट्यूड सो ही डिसाइडेड टू कीप हिम एट बे। मतलब रवि को सुरेश का एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट नहीं पसंद आया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे इमेज में कैसे शो किया जा रहा है कि कार्ड्स को स्टैक किया जा रहा है और आगे अब ये और कार्ड्स को गिरा ना दे तो दूरी बना के रख दिया, हाथ लगा के क्या किया उन्होंने, दूरी बना ली, वन हैंड डिस्टेंस कर दिया, टू कीप समथिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम वन सेल्फ स्पेशली दैट विच इज हार्मफुल और अनप्लेजेंट। खासकर तब हम दूरी बना के रख रहे हैं जब या तो हमें वो सही नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, अनप्लेजेंट लग रहा है, या फिर हमें हो सकता है नुकसान दे दे, तो हम वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स एट बे फ्रॉम समथिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास वर्ड इडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब इसका क्या है कि सामने आकर अपनी बातें एकदम क्लीन चिट, मतलब कहने का मतलब क्लीन चिट तो अलग हो जाता है मीनिंग, कहने का मतलब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब अपनी बातें आके सामने क्लियरली क्लीन तरीके से साफ निकल कर आना, मतलब कन्फेस करना, मतलब अपने आप को सच दिखाना। कन्फेस द रॉन्ग दैट समवन हैज डन, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आके उसको एक्सेप्ट करो या मान लो, गलती मानना, गलती मानना क्या कहते हैं उसको, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे यूज कर सकते हैं इस इडियम को। लक्ष्मी डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड कन्फेस दैट शी हैड स्टोलन द एग्स। लक्ष्मी ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाके कन्फेस कर लेती हूँ, मैं जाके सच्चाई स्वीकार लेती हूँ और एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कन्फेस कर लेती हूँ कि हाँ मैंने ही वो अंडे चुराए थे। तो एक्सेप्ट कर लेना, है ना। टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लड़की आके इस जनाब को अपनी गलतियां बता रही हैं, कुछ समझा रही है, सच्चाई आके बता रही है। शी इज मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, है ना। तो नेक्स्ट आपके पास ईडियम है हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव्स। हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव्स मतलब अपनी बाजू के ऊपर एक कार्ड छुपा लेना, अपनी बाजू में एक कार्ड छुपा लेना, कहने का मतलब। तो मतलब आपने कोई ना कोई हिडन प्लान कर रखा है, कोई आपका कोई ना कोई सीक्रेट प्लान है जो आपने छुपा रखा है लोगों से। आपने स्लीव के अंदर क्या किया, कार्ड छुपा लिया, मतलब लोगों को पता ही नहीं है आपके पास अब अगला पत्ता कौन सा है। आपने एक सीक्रेट प्लान जमा कर रखा है, छुपा रखा है। यू हैव अ सीक्रेट प्लान इन स्टोर मतलब एक सीक्रेट प्लान है, कोई बात है जो छुपा के रखी हुई है आपने। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, किया न्यू दैट दिया हैड अ कार्ड अप हर स्लीव्स सो दैट शी कुड विन द कंपटीशन। किया को पता था कि दिया ने कोई ना कोई एक ताश का पत्ता छुपा के रखा हुआ है अपनी बाजू में, ताकि वह प्रतियोगिता जीत सके, विन कर सके। मतलब उसने कोई ना कोई एक प्लान बी छुपा के रखा हुआ है उसने चालाकी से, ताकि वो कंपटीशन को जीत सके। कोई प्लान छुपा के रखना, अब किसको पता चलेगा कौन सा ताश का पत्ता उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, कौन सा पत्ता वो फेंकने वाला है, नेक्स्ट चाल चलने वाला है, नोबडी नोज। नेक्स्ट आपके पास इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक किसे कहते हैं, जो आपके हेन होता है, हेन आपकी फीमेल होती है और जनरली इसी वजह से इसको पी हेन बोला जाता है, और मेल को बोला जाता है या तो रूस्टर या फिर कॉक, दोनों चीजें बोली जाती हैं, है ना। क्या बोला जाता है, या तो रूस्टर या तो कॉक।
है ना। तो क्या कहा जा रहा है, कॉक एंड बुल की स्टोरी, मतलब मुर्गे और बुल की स्टोरी। तो ऐसी स्टोरी, मतलब क्या बताया जा रहा है कि मुर्गे ने बुल से दोस्ती कर ली। देखिए जी, रियल फोटो देखिए, मुर्गे ने बुल से दोस्ती कर ली, दोनों बातें करने लगे, दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ फिर आगे हैप्पीली एंड एवर आफ्टर वो रहने लगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी बनाई गई है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक बुल और एक कॉक दोनों ने दोस्ती कर ली? अरे मुर्गा मुर्गी से दोस्ती करेगा, बुल काऊ से दोस्ती करेगा, अपनी स्पीशीज में दोस्ती होती है। तो ये लग रहा है कि स्टोरी बनाई गई है, कुक की गई है, अभी अभी जस्ट पकाई गई है ये। तो क्या बोलेंगे आप? अ मेड अप स्टोरी, हार्ड टू बिलीव, बिलीव ही नहीं हो रहा है आपको। कोई लेट हो गया ऑफिस से, आपने क्या कहा? अरे 10 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे, फिर उधर से एक आदमी आया, उसने मेरे को बचाया, फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर एनिमल एक्टिविस्ट आए, फिर उनको वो ले गए। क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि आप ये सच बता रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है मेड अप स्टोरी है। क्या लग रहा है? मेड अप स्टोरी है, मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी है। एग्जाम्पल देखिए, गीना न्यू दैट द टेबल द Nina knew that the tale, मतलब कहानी about Yash taking out a snake with his bare hands was a cock and bull story. तो गीना क्या बता रही थी? उसको पता था कि यश जो बातें बता रहा है, जो स्टोरी बता रहा है, जो टेल बता रहा है, TALE, जो टेल बता रहा है, कहानी, TALE मतलब कहानी। यश जो स्टोरी बता रहा है कि उसने अपने सांप उसने अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, मतलब खाली हाथ से पकड़ लिया, उसने सांप को पकड़ के निकाला। ऐसा लग रहा है ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, कहानी बनाई हुई है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट है आपके पास ईडियम क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? क्राई फॉर द मून मतलब ऐसी चीज की चाहत रखना, ऐसे चीज के लिए तरसना, तड़पना जो लग रहा है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है और आप ऐसी चीज की चाहत रख रहे हैं और मांग रहे हैं। जैसे एक लड़की ने प्यार से लड़के को कहा, मेरे लिए चांद तोड़ कर ले आओ। लड़का कहेगा, धत, कहाँ से चांद तोड़ कर ले आऊं? मेरे पास रॉकेट है क्या, मैं चांद तोड़ कर ले आऊं? तो मतलब वो लिटरली ले रहा है इस चीज को और कह रहा है क्या, डोंट क्राई फॉर द मून, आई कांट गेट यू द मून। आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, भाई पॉसिबल नहीं है जो, है ना। तो चांद के लिए रोना बेवकूफ़ी है, पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? बाबू फेल्ट दैट नेहा वाज क्राइंग, बाबू फेल्ट दैट नेहा वाज क्राइंग फॉर द मून व्हेन शी आस्क्ड हिम टू गेट हर अ व्हाइट पिकॉक। अब नेहा ने क्या कहा? बोला, बाबू मेरे लिए एक सफेद रंग की पिकॉक, मोरनी ले आओ। पिकॉक ले आओ, मोर ले आओ। क्या ले आओ? मोर ले आओ। नेहा ने कहा, बाबू मेरे लिए क्या ले आओ? मेरे लिए एक सफेद मोर ले आओ। तो बाबू को क्या लगा कि वो क्राई कर रही है चांद के लिए, जो कि हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बस आप उसको देखते ही रहेंगे, ताकते रहेंगे, लेकिन चांद हाथ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास इडियम है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स कहने का मतलब, हील किसे कहते हैं? एड़ी जो होती है, हील। और जूते की हील होती है, सैंडल की हील होती है ना, हील। तो क्या कह रहा है? शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब हील के, जूते जो होते हैं उसके हील के क्लीन पेयर दिखा देना। मतलब आपको भागना है, अब आप सैंडल में तो भाग नहीं सकते, आपने सैंडल उतारी और दिखा दिया किसी, नाउ आई एम रनिंग, अब मैं भागूंगी। तो मतलब भाग जाना। आपने हील दिखा दी निकाल कर, दोनों सैंडल्स निकाल कर दिखा दिया आपने हील की, देखो मेरे हाथ में अब हील्स हैं, नाउ आई कैन रन वेरी इजिली एंड नाउ आई कैन रन वेरी फास्ट। तो मतलब रन अवे हो जाना, मतलब भाग जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देव न्यू दैट विल वुड शो हिम अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स इफ आस्क्ड टू वॉलंटियर एज अ टीचर। देव को पता था कि विल जो है उसको क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा देगा, उसको क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा देगा अगर उससे पूछा जाए कि तुम क्या टीचर की तरह वॉलंटियर करोगे। तो देव को पता था कि विल ऐसा नहीं करेगा, वो भाग जाएगा ये बात सुनते ही, वो क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा देगा दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए जैसे चोर क्या करता है, वह क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखाता है और भाग जाता है, और भाग जाता है।
नेक्स्ट है आपके पास इडियम स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर क्या होता है? जब जंगल में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, तो एक जगह गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, जब एक लकड़ी में भी चिंगारी लगती है, छोटे मोटे आसपास जो ग्रासेस, ड्राई ग्रास होते हैं, एक भी चिंगारी पकड़ लेते हैं या आग लग जाती है एक भी चीज़ में, तो आग की तरफ फैलना, मतलब ऐसा लगता है वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरफ फैलना। ऐसा लगता है कि अब मतलब विद इन 10 to 15 मिनट्स पूरे एरिया में आग लग जाती है, फैल जाती है आग एकदम जंगली की तरह। वाइल्ड फायर, जंगली की तरह वो दौड़ने लगता है आग, मतलब स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो वो कम टाइम में ही पूरे एरिया में फैल जाता है। दैट इज टू स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, मतलब स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी फैलना। आपने कोई सीक्रेट कहा ऑफिस में, आपने कोई सीक्रेट कहा क्लास में, आपने कोई सीक्रेट कहा दोस्तों के बीच में, मुझे वो लड़की पसंद है, बोलना मत पर किसी को। अब क्या होगा? आपने ऐसे इंसान को कह दिया जो सीक्रेट तो रख नहीं सकता है, और अब वही बात पूरे क्लास में फैल गई है और सारे आपको चिढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? दिस वर्ड स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। एग्जाम्पल देखिए, द रूमर दैट रघु एंड वीना वर डेटिंग स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इस चीज का रूमर कि रीना और रघु और वीना क्या कर रहे हैं? डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बात वाइल्ड फायर की तरह, एक आग की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई। देखिए, आग की तरह फैल गई क्या? कि रघु और वीना डेट कर रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट ईडियम है आपके पास टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब क्या होगा? विद ऑल द पावर, सारी शक्तियों के साथ, सारी शक्तियों के साथ, मतलब टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल। तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? नेल का मतलब क्या हो गया? वो जो कील होती है, जो कील ठोकते हैं आप। तो टूथ एंड नेल, आपने टूथ से भी ट्राई कर लिया, आपने नेल से भी ट्राई कर लिया, सारी शक्ति लगा दी आपने, सारी ताकत लगा दी। एग्जाम्पल देखिए, सुरेश सुरेश एंड रमेश वर फाइटिंग टूथ एंड नेल फॉर द स्वीट। उस मिठाई के लिए, स्वीट मतलब मिठाई, उस मिठाई के लिए सुरेश और रमेश ने लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट विद कभी मत बोलना, विद नहीं लगेगा, फाइट टूथ एंड नेल, सिंपल। फाइट के बाद सीधा टूथ एंड नेल, टू डू इट टूथ एंड नेल, विद नहीं लगाने की जरूरत है। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत के साथ लड़ना। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है? पूरी ताकत के साथ। टूथ एंड नेल सब कुछ ट्राई कर लिया, टूथ एंड नेल सारी चीजें ट्राई कर ली हमने। और सुरेश और रमेश किस चीज पे लड़ रहे थे? स्वीट पर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। दो लड़कियों के बीच में स्कूल में कैट फाइट किसी ने देखी है? अब क्या होता है? दोनों लड़कियां पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं। दे फाइट टूथ एंड नेल, दे फाइट टूथ एंड नेल, सारी जान लगा के, सारी ताकत लगा के लड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास इडियम है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक मतलब क्या है? किसी और की किताब है ना? सपोज मेरे साथ में हैरी है, हैरी के पास एक किताब है और मैंने उसकी किताब में से एक पेज निकाल लिया और अपने पास रख लिया। कहने का मतलब क्या है कि सपोज आज उसका जो पूरा रूटीन रहता है, उसकी जो एक हैबिट है, उसकी जो लाइफ का, जीवन का एक नियम है, मैंने उसी नियम को फॉलो कर लिया आज। अगर मैंने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो मतलब मैंने उसको कॉपी किया, कॉपी कैट मैंने कर लिया। दैट मीन्स मैंने उसको कॉपी किया, उसके लाइफ का एक पन्ना मैंने निकाल लिया, उसकी ज़िंदगी का एक पन्ना मैंने निकाल दिया। हिंदी में समझ सकते हैं अगर ऐसे। तो इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना, इमिटेट समवन मतलब टू कॉपी समवन, किसी की नकल उतारना। तो एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं सेंटेंस में? हैरी वॉज टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ जॉन्स बुक व्हेन ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब एंड स्टार्ट अ बिजनेस। तो मतलब इस लाइन से समझ में आ रहा है कि जॉन जो बंदा है, जॉन क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में? वो अभी अपनी करंट जॉब को क्विट करने के लिए डिसीजन ले ही रहा होगा और बिजनेस स्टार्ट करना चाहता होगा।
तो हैरी इन्फ्लुएंस हो गया और उसी चीज़ को उसने कॉपी किया। वो अपनी लाइफ में जो कर रहा है उसी चीज़ को उसने कॉपी किया। वो भी अपनी करंट जॉब को क्विट करना चाहता है और बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो कह सकते हैं हैरी वॉज टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ जॉन्स बुक। करेक्ट। तो देखिए क्या है, बड़े भैया को जिस तरह से चलते हुए देख रही है, छोटी बहना भी उसी तरह से इनको कॉपी कर रही है। शी इज टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ हिज बिग ब्रदर्स बुक, कह सकते हैं, है ना। तो कॉपी करना। नेक्स्ट देखिए आपके पास ईडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, तिल्ली होती है, तिल्ली, उसी को स्ट्रॉ कहा जाता है ना। जैसे जो सूखी हॉलो ग्रास कह सकते हैं, स्ट्रॉ उसको कहते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब देखिए वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। एक फूक मारो एक्चुअली में वो उड़ जाएगी आपसे, है ना। तो तिल्ली जो होती है, जो घास फूस वाली जो तिल्ली होती है, अंदर से पूरा हॉलो होता है, कुछ नहीं होता, बस ऊपर से खोल होता है, वो उसमें कुछ जान नहीं होती है। एक हवा चलेगी और वो उड़ जाएगा, है ना। घास का जो हे होता है, जो स्ट्रॉ का होता है। तो कहने का मतलब है कि उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसी है वो बस आदमी। मतलब उस आदमी में कुछ दम नहीं है, बस वो ऐसे ही है। उसको बहुत हल्के में लेते हैं लोग। क्या कहा जाता है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब उस आदमी में कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब उस पर्सन में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ही डजंट स्टे ट्रू टू हिज वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब वो अपनी बातों पर टिकता ही नहीं है। उसने बोला है कि मैं आऊंगा आज मिलने, तो कोई भरोसा मत करना, वो नहीं आ सकता है मिलने, कोई भरोसा नहीं है उसका। क्यों नहीं है, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, खोखला है वो अंदर से। उसकी बातों का क्या यकीन करना, वो अपनी बातों पर सच्चाई से नहीं टिकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बना दिया गया, स्केयर क्रो कहते हैं ना इसे, स्केयर क्रो कहते हैं। ये किसका बना होता है, स्ट्रॉज का बना होता है, स्ट्रॉ का बना होता है। अब इस स्ट्रॉ में कोई जान नहीं है, इनमें कोई जान नहीं है। एक हवा चलेगी, तूफान आएगा, ये सारे गिर के धराशायी हो जाएंगे सारे। इनमें कोई जान नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, बस दिखाने के पुतले हैं ये दिखाने के पुतले हैं। नेक्स्ट आपके पास ईडियम है रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है, मीनिंग देखिए, अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग। Understand a hidden meaning. To understand a hidden meaning. कहने का मतलब है कोई किताब है जिसमें एक लाइन लिखी हुई है ना। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए। अब आप रीड तो कर रहे हैं, तो जो रीड कर रहे हैं तो समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है, कोई पूछ देगा तो आप समझ नहीं पाए। मतलब कि यू हैवंट रेड बिटवीन लाइंस, यू हैवंट रेड बिटवीन लाइंस, मतलब आप अंदर की बात नहीं पकड़ पाए, आप अंदर की बातें नहीं समझ पाए। क्या होता है देखिए, आप जब एग्जाम भी देते हैं तो आपके पास जो अनसीन पैसेज आता है वो भी दो तरह के होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, एक एनालिटिकल होता है। अब थ्योरेटिकल में तो आप सीधा कीवर्ड पकड़ोगे और स्कैन करोगे पैसेज में से और उसका आंसर आप फेच आउट कर लोगे बहुत इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एनालिटिकल आ जाता है तो क्या होता है, बोला जाता है कि वह दुखी था, ये भी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है बारिश हो रही थी, वह लड़का विंडो खोल कर एंड बहुत देर तक उस पेड़ की तरफ देखता रहा, बारिश की बूंदों की तरफ देखता रहा, उसका रंग देख रहा था, वहाँ से हवा चल रही थी। इस तरह से कुछ पोइट्री दे दी गई। अब आपको बोला जाएगा एनालाइज कीजिए कि उस लड़के का मूड क्या था। तो अब आपको यू हैव टू रीड बिटवीन लाइंस। मतलब लाइंस में तो लिखा है हवा और पानी की बातें की गई हैं, पेड़ की बातें कही गई है, विंडो और लड़के की बात कही गई है, कहाँ लिखा है कि दुखी है वो, कहीं नहीं लिखा। तो यू हैव टू रीड बिटवीन लाइंस, आपको पीछे की बात जाननी है, आपको उसका हिडन मीनिंग समझना है। कहने का मतलब समझ गए, टू अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग, छिपी हुई बात पहचानना। टू रीड बिटवीन लाइंस, एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। ईशा रेड बिटवीन द लाइंस and understood that Riya and Ishan had been fighting. ईशा ने छिपी हुई बात पकड़ ली और समझ गई दैट रिया और ईशान में लड़ाई चल रही है।
वो उनमें लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। टू रीड बिटवीन लाइन्स, ये भी एक नोवेल है, रैचल लेसी द्वारा लिखी हुई। इडियम है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मतलब समथिंग इज फिशी आउट देयर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं से तो कोई बू आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट करना, कुछ तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने कोई गड़बड़ की है। फाउल प्ले मतलब जैसे खेल होता है कोई, अब खेल के दौरान एकदम जस्टिफाइड तरीके से खेलना चाहिए, सही नियम फॉलो करते हुए खेलना चाहिए, है ना। अब नियम किसी ने चीट कर लिया या किसी ने तोड़ दिया, या फिर फुटबॉल में पैरों की जगह हाथ किसी ने लगा दिया, तो क्या कहेंगे, फाउल प्ले है। मतलब तो फाउल प्ले मतलब क्या होगा कि मतलब किसी ने कुछ गड़बड़ की है और मुझे तो कुछ भनक लग रही है कि यहाँ पर गड़बड़ होगी, है ना। अब सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, आई स्मेल्ड अ रैट व्हेन आई फर्स्ट हियर दैट फायरूज हैड डन द वर्क ऑन हर ओन। मतलब आई स्मेल्ड अ रैट, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी जब मुझे पता चला, जब मेरे पहली बार सुनने में आया कि फैरूज ने क्या किया, पहली बार खुद से अपने आप काम किया है, अपने आप उसने काम किया खुद से। जब मुझे ये सुनने में आया तो मुझे कुछ तो गड़बड़ लगा, मतलब वो खुद कर नहीं सकता, कुछ तो उसमें उसको फिशी नजर आया। ही स्मेल्ड अ रैट। अब ये रैट दूसरे रैट को स्मेल कर रहा है और कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ चीज पड़ा है, किसी ने तो कुछ खाया है। टू स्मेल अ रैट।